नाज़रीन आदाब, मैं रदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियां ही बनकर रह जाती हैं या टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है। लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। हमारे साथ ही मौजूद हैं अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लोकल न्यूज़ की। जिस वक्त से हाइड्रा आया है, उस वक्त से रेवंत रेड्डी की सरकार पर अक्सर बीआरएस जो है हमलावर रहती है। सिर्फ बीआरएस ही नहीं, अगर पार्टियों की बात करें तो भाजपा भी जो कांग्रेस की सरकार है उस पर हमलावर रहती है। तो इसी कड़ी में जो बीआरएस के जो नेता हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं केटीआर, उन्होंने इस वक्त राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो वादे किए थे, जो नौकरियों के वादे किए थे, उन्होंने जो 6 गारंटियों के वादे किए थे, उन्होंने उनको पूरा नहीं किया अभी तक। और उन्होंने साथ ही एक तंज के तौर पर उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जी, जो आपने अशोकनगर के युवा जो 1 साल से नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, आपने उन्हें 1 साल में 2 लाख नौकरियां दी हैं, वो आपके जो है धन्यवाद का इंतजार कर रहे हैं कि आप आएं और वो आपको धन्यवाद करें। इस तरह से उन्होंने तंज किया है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बोला कि जब से हाइड्रा आया है तब से कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार विपक्ष के निशाने पर है। चाहे बीजेपी हो या बीआरएस हो, हर पार्टी यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जो ये कांग्रेस की सरकार है उसको घेर रही है। और कांग्रेस के अपने लोग भी, देखा जाए तो अपने भी कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं। ठीक है, अब बात होती है अगर ये कि जो चुनाव में वादे किए गए थे, राहुल गांधी ने वादा किया था कि हम जो है कहीं ना कहीं 6 गारंटियां जी, हाँ, वो जो 6 गारंटी उसमें 2 लाख जॉब से देंगे और 5 लाख रुपए की युवा विकास योजना का शुरुआत करेंगे और टीजीपीएससी का दोबारा से एक पुनर्गठन करेंगे। तो केटीआर ने यही बोला कि आपने ये जो वादे किए थे इनमें से कौन सा वादा पूरा हुआ जी। उन्होंने तंज कसते हुए ये कहा है कि ये जो हमारे युवा हैं, ये 2 लाख नौकरी, 5 लाख रुपए का युवा जो वो आपने बोला था सहायता देने की बात की थी, और टीजीपीएससी का, इसका आभार व्यक्त करने के लिए आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों पे कब, आपकी जो यहाँ की सरकार है वो कब काम करेगी। क्योंकि देखा जाए तो जब यहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे उस दौरान राहुल गांधी यहाँ आए थे और राहुल गांधी ने इन सब चीज़ों पे बात की थी। और जैसा आपने बोला कि वहाँ के युवाओं से भी मिले थे, उनके साथ बैठ करके काफ़ी सारी बातें की थी, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखें, कहीं भी जो वहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी होती है वो सरकार को उन चीज़ों पे ज़्यादा घेरती है जिसको वादे किए गए थे और वो पूरे नहीं किए गए। लेकिन ख़ासकर अगर कहीं पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी अगर कोई वादा करती है उसको पूरा नहीं किया जाता है, और वहाँ की अपोजिशन पार्टी अगर बीजेपी पे इस तरह के इल्ज़ाम लगाती है तो उनको कहीं ना कहीं वहाँ से जो है क्या बोलते हैं, उन पर कोई कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो, वो अगर ऐसा कोई काम नहीं करती जो उसने वादा किया है तो वहाँ की जो पार्टी होती, ये देखा जाता है कि एक जो है मजबूत विपक्ष होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मजबूत विपक्ष होगा तो वहाँ की आवाम की आवाज़ जो है वो संसद में उठेगी। ठीक है, वो अगर असेंबली में उठेगी, लेकिन अगर वो विपक्ष ही कुछ नहीं है तो वहाँ पे इतनी चीज़ें आसानी से नहीं हो पाती हैं। जिस तरह से हमने देखा कि अभी वेस्ट बंगाल में जो केस हुआ था उसमें वहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा विपक्ष जो है वो बीजेपी है, और बीजेपी ने किस तरह से उस चीज़ को लेकर के भुनाया है अपने चुनाव के लिए, आगे के चुनाव के लिए। तो अगर विपक्ष मजबूत होता है तो वहाँ पे सरकार जो है मिली जुली तरह से काम करती है। लेकिन अगर विपक्ष ही आपका सही नहीं है, विपक्ष आपका कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी फिर डामाडोल रहती है कि हमारे लिए तो बात करने वाला कोई। जिस तरह आप देखेंगे 2019 के इलेक्शन में विपक्ष बहुत कमज़ोर था जी। अगर हम संसद इलेक्शन की बात उसकी बात करें, लोकसभा इलेक्शन की, तो वहाँ पे कोई भी सरकार बिल ला करके बहुत जल्दी पास कर देती थी। लेकिन अभी आप देखिए कि चाहे वक्फ बोर्ड का बिल हो, उस पर भी सिर्फ डिस्कशन हुआ था, पास नहीं हुआ था। अब उसके लिए कमेटी बनाई गई, वो कमेटी रिपोर्ट पेश कर रही है, उसके बाद उस पर चर्चा होगी। तो अगर विपक्ष मजबूत होता है तो फिर सरकार को बहुत सोच विचार से फैसले लेने पड़ते हैं। जी,
तो जैसा कि जो केटीआर है वो रेवंत रेड्डी की सरकार पर हमलावर रहते हैं, चाहे वो कोई भी जो गारंटी की बात हो या हाइड्रा की बात हो, इस दौरान उन्होंने जिस वक्त उन्होंने कल राहुल गांधी पर निशाना साधा है, उसी तरह उन्होंने जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनकी बहन को भाजपा सरकार ने जेल में डाला एक लीकर स्कैम के तहत, कि उन्होंने इल्जाम लगाया कि लीकर स्कैम के तहत उनके बहन के कविता को उन्होंने जेल में डाला। हालांकि उन्होंने भाजपा से भी टक्कर ली। भाजपा से टक्कर लेते उन्होंने कहा कि जब बीआरएस जो है भाजपा से टक्कर ले सकती है, कांग्रेस क्या चीज है। उन्होंने कांग्रेस को चेताते हुए कहा कि कांग्रेस जो है जिस तरह से काम करती है, हमें डराने का, धमकाने का, जिस तरह से हमारे नेताओं पर एक्शन ले रही है, वो याद रखे कि अगर बीआरएस भाजपा से टक्कर ले सकती है तो आप हमारे सामने कोई भी चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि केसीआर और बीआरएस के रहते हुए लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने बोला है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, उस तरह से अगर देखा जाए तो विपक्ष के जो भी लीडर्स हैं, अगर हम उनकी बात करें एमपीज़ की, तो उन पे भी कहीं ना कहीं इस तरह की कार्रवाई होती रहती है। और मतलब कुछ लोग तो अरेस्ट भी हो जाते हैं, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरेस्ट हुए थे, उनको ईडी ने अरेस्ट किया था, काफ़ी दिन जेल में, उसके बाद बाहर आए। हेमंत सोरेन अरेस्ट हुए थे, उनको ईडी ने अरेस्ट किया था, वो भी काफ़ी दिनों के बाद बाहर आए। मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए थे, वो भी काफ़ी टाइम के बाद आए। तो जो सत्ता होती है, अब जिसकी केंद्र में सत्ता होती है, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ का प्रयोग ज़रूर करता है कि आप अगर आवाज़ उठाएंगे तो उसके बारे में फिर चीज़ों की तहकीकात की जाती कि मतलब इसको किस तरह से फंसाया जाए। जी, जैसा कि अभी दो राज्यों में जो एक केंद्र शासित प्रदेश है और हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई और भाजपा की एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। वहां पर उनकी एक ऐतिहासिक जीत हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर गठबंधन की जीत हुई और आने वाले दिनों में जो उमर अब्दुल्ला है वो वहां के सीएम बनेंगे। उनके जो वालिद हैं फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने ऐलान किया था कि उनके बेटे को सीएम बनाया जाएगा। हालांकि बात करें आने वाले विधानसभा चुनाव की, जैसे कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसी के तहत उसी के मद्देनजर देखा जाए तो जो भी पार्टियां हैं वो जाकर लोगों को संबोधित कर रही हैं, लोगों से जुड़ने का काम कर रही हैं। तो इसी के जरिए कल पीएम नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित किया और इसी दौरान उन्होंने 7,600 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। और इस दौरान उन्होंने जो जैसा कि हरियाणा में आप जानते हैं कि चुनाव हुए हैं, हरियाणा में भाजपा की जीत हुई है, उसी में उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा ने हरियाणा को जीता है उसी तरह वो महाराष्ट्र में भी उनकी जीत होगी। और इसी तरह उन्होंने कांग्रेस पर एक जाति आधारित जनगणना कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि जातिगत जनगणना कराने के लिए ये लोग जो है किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है जातियों में बांटने का काम करती है, चाहे वो कोई भी जाति के लोग हों। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस के उन्होंने मुस्लिमों को टारगेट करते हुए, मुस्लिमों को मतलब साथ लेते, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस तरह से जो हिंदू लोग हैं उनकी जाति बांटने का जिस तरह से काम करती है, अगर उसी तरह से अगर मुस्लिमों की बात आती है तो कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी जो है चुप्पी देखने को मिलती है। उनके नेताओं के मुंह एक तरह से बंद हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर दूसरे धर्मों के जो लोग हैं, जैसे कि हिंदू धर्म के लोग हैं, अगर उनकी बात आती है तो वहीं पर कांग्रेस की जाति की शुरुआत हो जाती है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बोला कि पीएम मोदी ने जिस तरह से कल कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है, उन्होंने कहा है कि हरियाणा में इन्होंने हर तरह के हथकंडे अपनाए लेकिन इनको वहाँ पे सफलता नहीं मिली। वहीं साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस का जो है बांटो और राज करो का जो एक हथकंडा है वो बहुत पुराना है और साथ ही कांग्रेस ने हर बार मतलब ये दिखाया है कि कांग्रेस एक गैर जिम्मेदार पार्टी है जी। वहीं अगर बात करें पीएम मोदी की तो वहाँ पे पीएम मोदी एक क्या बोलते हैं, एक उसको उसकी आधारशिला रख रहे थे, किसी का उद्घाटन कर रहे थे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा है कि आप अगर एक सरकारी कार्य उसमें बात कर रहे हैं तो आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। ये एक प्रधानमंत्री पद का अपमान है कि आप किसी एक प्रोग्राम में गए हैं, वहाँ पे जा कर के आप उससे रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन वहाँ पे आप इस तरह की बातें करें कि अपोजिशन कैसा है, अपोजिशन ऐसा है, अपोजिशन वैसा है, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको सत्ता का नशा चढ़ गया है और इस सत्ता के नशे की वजह से
वो बहुत सारे ऐसे मतलब क्या बोलते बात बोल जाते हैं कि उनको बाद में जब ये समझ में आएगा तो शायद उनको इसका रिग्रेट फील हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता नहीं कि उनको कोई रिग्रेट फील होता है। साथ ही नरेंद्र मोदी की अगर बात करें प्रधानमंत्री की, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को डराया है, मुसलमानों को धमकाया है और मुसलमानों को डरा धमका करके उसने अपना वोट बैंक बनाया है। साथ ही ये भी कहा है कि जब भी मतलब अभी जैसा आपने बोला कि जब भी देश में बात होती है हिंदुओं की, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी जाति आधारित जनगणना कराना चाहती है, लेकिन वहीं जब मुसलमानों की बात आती है तो उस पर चुप रहती है, उस पर कोई बात नहीं कराती है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने जो उसके इलेक्शंस हुए हैं अभी, ठीक है, चाहे वो कर्नाटका के हों या फिर तेलंगाना के हों या अभी इलेक्शन हुए या फिर इससे पहले जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, हर जगह उसने बोला है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। और जिस तरह कल भी हमने बोला था कि तेलंगाना गवर्नमेंट जो है जाति आधारित जनगणना कराने के लिए तैयारी कर रही है। इसमें अब ये चीज़ सामने आती है कि बीजेपी इस तरह की चीज़ें क्यों करती है, बीजेपी क्यों अपने राज्यों में जाति आधारित मतलब ये नहीं करवाती जनगणना। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, वहाँ पे आपकी सरकार है, वहाँ पे आप जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? ठीक है, आप जो है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी हैं, महाराष्ट्र में आप अलायंस में हैं, एकनाथ शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पे अब मतलब आप कराइए। इस तरह से जो बड़े बड़े प्रदेश हैं, अभी हरियाणा में आप जीते हैं, इससे पहले राजस्थान आप जीते थे, मध्य प्रदेश आप जीते हुए, ये जो मतलब प्रदेश हैं बहुत बड़े प्रदेश हैं, इनमें आप जाति आधारित जनगणना कराइए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए कि वो इसके पक्ष में हैं कि नहीं है। नहीं है जी। लेकिन अभी इससे पहले जब आरएसएस की मीटिंग हुई थी, आरएसएस ने बोला था, तो देश के कई ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने बोला था कि जाति आधारित जनगणना होगी, लेकिन उसके बाद से जब से हरियाणा इलेक्शन शुरू हुआ है उसमें कोई ऐसी बात नहीं की गई है, उसमें कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई है। इस पे एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो जाति आधारित जनगणना के पक्ष में है या नहीं। जी जी। तो वहीं बात करते हैं जिस तरह से हरियाणा के जिस तरह से रिजल्ट आए हैं, परिणाम आए हैं, वहां पर भाजपा को एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। उसी के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए उन पर एक इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हुई हैं जिसके तहत कांग्रेस की हार हुई है हरियाणा में। और उसी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी किया है जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। उन्होंने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से एक ये बयान दिया है और उनके नेताओं ने जिस तरह से बयान दिया है, इस पर हम कड़ी आपत्ति जताते हैं और इस पर उनको एक जवाब देना चाहिए, एक ऐसा जवाब देना चाहिए जो सेटिस्फाई हो और जिससे हम सेटिस्फाई हो सके, जिससे जनता सेटिस्फाई हो सके। बिल्कुल, जिस तरह से कल कांग्रेस पार्टी, कल नहीं अगर देखा जाए तो परसों से हमलावर है इलेक्शन कमीशन पे, उसने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ करके कहीं ना कहीं स्लो जो वो थी काउंटिंग वो शुरू की। ठीक है, स्लो अपडेट देना शुरू किया जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा हुआ है। और उन्होंने ये कहा है कि कहीं कहीं पे ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ पे जो ईवीएम थी वो 99% चार्ज थी। 99% चार्ज जहाँ पे ईवीएम थी वहाँ पे कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन जहाँ पे 50-60% थी वहाँ पे कांग्रेस को फ़ायदा हुआ है। अगर ये देखा जाए तो जब से बीजेपी सत्ता में आई है केंद्र में, तब से ही हर इलेक्शन के बाद एक बार ईवीएम पे आवाज़ ज़रूर उठती है, ईवीएम पे आवाज़ उठती है। लेकिन वहीं जब अब एक ये रणनीति भी हो सकती है कि बीजेपी हर जगह ईवीएम के साथ खेल नहीं करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के लीडर्स कह रहे हैं कि हर जगह बीजेपी खेल नहीं करती है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में उसने जो है ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन हरियाणा में कर दी। ठीक है, अब आगे जो इलेक्शन सारे यहाँ पे, हाँ, और झारखंड में, इनमें से ये भी देखा जा रहा है कि हो सकता है महाराष्ट्र में नहीं लेकिन झारखंड में ईवीएम के साथ खेल हो कोई। ठीक है, उसी तरह दिल्ली और फिर बिहार वाले में भी देखा जा रहा है, इन दोनों में से कहीं हो सकता है। तो कांग्रेस पार्टी का या अपोजिशन पार्टी की अगर बात करें तो हमेशा से एक इल्ज़ाम लगता रहता है कि ईवीएम के साथ बीजेपी छेड़छाड़ करती है और इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं इस पर स्पष्ट रूप अपना वो नहीं करता है। जिस तरह से कल पवन खेरा गए थे और मतलब उन्होंने वहाँ के जो अधिकारी थे उनसे मुलाकात की इलेक्शन कमीशन के, और बाद में बाहर आके कह रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से वो अधिकारी मिले, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमसे बातचीत की, उन्होंने अच्छे कप में चाय पिलाई, लेकिन हमें कुछ और ही चाहिए, हमें स्पष्टीकरण चाहिए कि आखिर ये क्यों हो रहा है, हमें इस पे एक मतलब आप इस पे एक एक्शन लीजिए। तो अगर देखा जाए इस वक्त देश के हालात जो हैं
उनमें कहीं ना कहीं अभी यहाँ इलेक्शन कंप्लीट हुआ है, अब महाराष्ट्र में होने वाला है, झारखंड में होगा, दिल्ली में होगा और फिर बिहार में होगा जी। देश में हर 2-3 महीने के बाद इलेक्शन शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जो मतलब जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं इंडिया अलायंस के साथ हों या ना हों, उनको कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि आखिर इसमें हो क्या सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी जब इलेक्शंस होते हैं तो लोग ईवीएम का जो वो है रूम है जहाँ पे वो रखी जाती हैं, वहीं रात दिन बैठे रहते हैं कि इसमें कोई छेड़खानी ना हो जाए। इस तरह से हमने यूपी इलेक्शंस में भी देखा था। लेकिन अब बात यह है कि इलेक्शन कमीशन इस पे सख्त क्यों नहीं हो रहा है। और वहीं अगर बात करें, आप हर बार ईवीएम पे उंगली उठाते हैं, तो एक बार आप सारी पार्टियां जो आपके इंडिया अलायंस के साथ हैं या नहीं हैं, उनको बुला करके ये बोलिए कि एक एहतजाज करें और अब यहाँ पे बैलेट पेपर से इलेक्शन हो। हर बार आप इस चीज़ को लेकर के क्यों घूमते रहते हैं। वहीं इलेक्शन कमीशन का भी ये कहना है कि आप हर बार इस बात को करते हैं। और वहीं अगर बीजेपी वालों की बात की जाए तो बीजेपी का यह कहना है कि जहाँ पे कांग्रेस जीत रही होती है वहाँ पे ईवीएम में कोई खराबी नहीं होती है, लेकिन जहाँ कांग्रेस हार रही होती है वहाँ पे ईवीएम में खराबी होती है। तो ये चीज़ें 2014 के बाद से शुरू हो गई हैं, जिन पे एक बार इलेक्शन कमीशन को सीरियस होना चाहिए और दोनों मतलब जो लोग हैं दोनों पार्टियों के, उनको बिठा करके एक बार इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है, या फिर और जो इसके क्या बोलते हैं इसमें और जो चीज़ें हो सकती हैं वो चीज़ें। हालांकि ऐसे जिस तरह से जो चुनावी जो नतीजे नहीं आए थे उस वक्त, जो जिस तरह से कांग्रेस दावा कर रही थी कि हम वहां पर हरियाणा में भी जीत रहे हैं, हालांकि उनकी जम्मू कश्मीर में तो जीत हुई है गठबंधन के साथ, लेकिन उन्होंने जिस तरह से हरियाणा में दावा किया था कि हम जीत रहे हैं, फिर बाद में जो रिजल्ट आए वो उनके अपोजिट आए। लेकिन वहां पर जिस तरह से वो उन्होंने ईवीएम पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है, लेकिन उनको अपने अंदर खाने जिस तरह से उनकी जो तोड़फोड़ चल रही थी उसके मद्देनजर उनको देखना चाहिए कि किस तरह से हमारी तोड़फोड़ चल रही थी हमारी पार्टी में, शायद उसका असर भी पड़ा हो। लेकिन वो ईवीएम पर सवाल उठाने से पहले अपनी पार्टी को देखें। देखिए, कहावत कही जाती है कि सांप मर गया और लाठी पीटने से क्या फायदा। ठीक है, वहाँ पे बीजेपी सत्ता में आ गई है। ठीक है, बीजेपी की सत्ता में आ गई है। अब आपकी पार्टी के लोग जो हैं उनके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं ये आप बता सकते हैं। इस तरह से चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं होती हैं। बीजेपी में भी फूट पड़ती हैं, लेकिन बीजेपी की जो फूट है वो इतनी ज़्यादा वो नहीं होती कि उससे इतना ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के फूट, चाहे वो जैसे हम लोग बात करते कल भी कि राजस्थान का हो, पंजाब का हो, और कहीं ना कहीं कर्नाटका में मैनेज किया गया था। सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के समर्थक जो थे उन दोनों को मैनेज किया गया और उसके बाद सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, उसी तरह तेलंगाना में भी हुआ था मुख्यमंत्री को लेकर के, लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ। यहाँ पे चीज़ें मतलब ज़रा उसमें रहीं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी जब ये जीते थे तो हिमाचल प्रदेश में भी ये हुआ था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सुक्खू का भी नाम आ रहा था और जो विक्रमादित्य की माँ हैं प्रतिभा सिंह, उनका भी नाम आ रहा था। लेकिन कांग्रेस को सबसे पहले अपने संगठन को ये कहना, मतलब एक चीज़ बोलनी चाहिए कि आप कम से कम आप इलेक्शन तो जिताओ पहले। इलेक्शन जीतने के बाद, रिजल्ट आने के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा ये तय करने के लिए हम बैठे हुए हाईकमान, ठीक है, आला कमान जो है उनकी। लेकिन उससे पहले ये चीज़ें चल जाना, जिस तरह आपने देखा कि वहाँ पे जो बीजेपी के लीडर हैं अनिल विज, वो कह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, अगली मुलाकात मुख्यमंत्री आवास में होगी। इलेक्शन जीत गए, उसके बाद से उनका इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया। उनका बयान ये आया है कि हम जीत गए, हमने बोला था कि हम जीत जाएंगे यहाँ पे हरियाणा में, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर के कोई बयान सामने नहीं आया। ठीक है, तो ये कांग्रेस को अपने लोगों को बिठा करके जो बड़े लीडर्स हैं एक बात करनी चाहिए कि आप इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दें। सबसे पहले अगर हमारी पार्टी मजबूत रहेगी, सरकार आएगी, तो हम 2 साल के बाद एक मुख्यमंत्री चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से अगर हम लड़ेंगे आपस पे तो कहीं भी हम सत्ता में नहीं आ सकते हैं, जिसका असर जो है वो कहीं ना कहीं आवाम पे ज़रूर पड़ता है। जी जी, तो जिस तरह से आपने बात की कि उनको पार्टी को जिताने की बात करनी चाहिए, ना कि पहले से ही सीएम के फेस की चर्चा करनी चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस जो है हरियाणा में जीत का दावा कर रही थी, जीत की दाल ठोक रही थी कि हम जीतेंगे, लेकिन रिजल्ट जो आया वो आपके सामने है। वहाँ पर एक हार हुई है कांग्रेस पार्टी की, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही नहीं, किसानों की हार हुई है, पहलवानों की हार हुई है, आवाम की हार हुई है और जो गरीब हैं उनकी हार हुई है। लेकिन वहीं पर जो कांग्रेस
कांग्रेस जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेस दावा कर रही थी लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा, इसीलिए शोर शराबा नहीं करना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। अनिल विज ने कहा कि हमारे साथ जो है हमारे साइलेंट जो वोटर्स थे वो हमारे साथ थे, इसीलिए हमारी जीत हुई। तो वहीं पर बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में जिस तरह से अभी माहौल बना हुआ है, जिस तरह से दिल्ली में जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उन्हें जिस तरह से उन्होंने एक सत्ता सौंपी आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने वहां पर पदभार संभाला और वहां पर सीएम आवास की चाबियां मुख्यमंत्री को दी गई केजरीवाल के द्वारा। हालांकि जो केजरीवाल हैं उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपना आवास खाली किया था, उसके बाद आतिशी ने वहां पर शिफ्ट किया, अपना घर अपना सामान शिफ्ट किया, लेकिन कल ही उनको मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकाल दिया गया। वहां पर जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं उन्होंने दावा किया कि जो मैनेजमेंट था वो सही नहीं था और जो हैंड ओवर किया गया था आतिशी को वो पूरी तरह से जो है सही नहीं था, उसमें कुछ कमियां पाई गई हैं, इसीलिए उनको बाहर किया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जब अरविंद केजरीवाल ने बंगला खाली किया तो 7 अक्टूबर को आतिशी ने वहां पे अपना सामान रखा जी। उसके बाद पीडब्ल्यूडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इनको अलॉट हुआ नहीं था पूरी तरह से और वो कहीं ना कहीं इस पे कब्जा करना चाह रही थी। ठीक है जी। और वहीं वहाँ पे एक और राजनीति शुरू हो गई अब सीएम आवास को लेकर के। इससे पहले जब केजरीवाल बाहर आए थे उसके बाद उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री मतलब ये बोला था कि हम 2 दिन के बाद इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद फिर आतिशी का नाम सामने आया। तो ये सारी चीज़ें चलने के बाद अब आतिशी मुख्यमंत्री बनी, आतिशी ने शपथ ली, उनके साथ 4 लोगों ने और शपथ ली जो मंत्री बने। लेकिन अब जब आतिशी अपना सामान लेकर उससे पहले ये बात चल रही थी कि ये आवास कब खाली करेंगे, क्योंकि जो हैं क्या बोलते हैं अरविंद केजरीवाल ये अपने घर नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन ये चाह रहे थे कि हम दिल्ली में ही रहें, उसी क्षेत्र में रहें। तो इन्होंने एक अपने उसके साथ रहना वो किया। उसके बाद इन्होंने जब आवास खाली किया है तो वहाँ पे 1 या 2 दिन के बाद आतिशी आई। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आतिशी ने मतलब वो कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती वो जो बंगला है उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है। इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है कि भाई इसकी एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उस कानूनी प्रक्रिया को ख़त्म हो जाने जब वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही आप वहाँ पे क्या बोलते हैं रह सकते हैं जी। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो अपोजिशन होती वो करती है। जिस तरह से मतलब दिल्ली में अपोजिशन मजबूत है बीजेपी की, बीजेपी कहीं ना कहीं इसको लेकर के कुछ ना कुछ करती रहती है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी और एलजी 3 लोगों की जंग होती रहती है वहाँ पे अगर आप देखें तो। और वहीं एलजी की ही मतलब जो क्या बोलते हैं एलजी ने ही कहा है जिसके बाद उनका मकान खाली करवाया गया है। तो अब ये है कि आतिशी का मकान खाली करवा दिया गया है, उसके बाद वो उनको अलॉट कब होगा और इसके दरमियान में क्या चीज़ें आएंगी ये अभी देखना बाकी है जी। तो जिस तरह से आतिशी का जो मकान खाली कराया गया है उस पर कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जो आपके नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने भी दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया भाजपा के खिलाफ और सीएम आवास से भी जो सीएम ऑफिस है उनके तरफ से भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री को घर से बाहर निकाला गया है, उनका सामान निकाला गया है घर से बाहर। और उन्होंने एलजी पर भी एक निशाना साधा है कि एलजी जो है भाजपा के साथ मिलकर पूरे दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एलजी भाजपा के कहने पर जबरदस्ती आतिशी को बाहर निकालना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पर आपकी सरकार ना रहे। बिल्कुल, जिस तरह से अब मतलब जब ऐसे कोई केस होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि वहाँ की जो आवाम है या उस पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, उनका क्या कहना है। अब यहाँ पे जिस तरह आपने बोला कि संजय सिंह ने बोला है कि मतलब कहीं ना कहीं जो वहाँ के एलजी हैं उनके इशारे पर ये मकान खाली करवाया गया है, ठीक है। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि उन्होंने ज़बरदस्ती मकान पे कब्जा करने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ें जब तक चलेंगी जब तक इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बयानबाजियाँ चलती रहेंगी, बयानबाजी के साथ ही वहाँ की जो मतलब क्या बोलते गवर्नमेंट है उसको अपना काम जारी रखना चाहिए। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों या वहाँ के और भी मंत्री वो रोडों पे जा रहे हैं, रोड पे जा कर के देख रहे हैं कहाँ पे रोड ख़राब है, कहाँ पे रोड सही है। उन सब चीज़ों को देख करके उसको काम किया जा रहा है, क्योंकि अब आगे इलेक्शंस भी आने वाले हैं। इन कामों को नहीं रुकना चाहिए, ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए। ये चीज़ें चलती रहेंगी तो आप सत्ता में दोबारा वापस आने की पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इन्हीं चीज़ों में पड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप मतलब उस चीज़ से भटक रहे हैं।
और जिस तरह से देखा जाता है कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आम हो गई हैं कि मतलब जो है क्या बोलते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक आदेश आता है, चाहे वो एलजी हो या किसी जगह के मुख्यमंत्री हों, या अगर वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं तो वहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उनको एक आता है लेटर जिसमें ये होता है कि आप इस गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ न कुछ करें ऐसा जिससे उसका ध्यान भटके। जी, ध्यान भटकेगा, वो अपने कामों से दूर भागेगा, उसके बाद हम आकर के उसको हाईजैक करेंगे। जी, तो इसी के तहत जो संजय सिंह है उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग चुनाव नहीं जीत पाते हैं, जो लोग यहाँ पर दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाते हैं, वो इसी तरह से ज़बरदस्ती करते हैं ताकि वो लोगों को गुमराह कर सके, लोगों को डरा धमका सकें। और हमारी पार्टी लेकिन डरने वाली नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो वहीं बात करते हैं, आज कांग्रेस पार्टी जो है हरियाणा में जो हालिया चुनाव हुए हैं जिस पर कांग्रेस की हार हुई है, भाजपा की जो है जीत हुई है। हालांकि कांग्रेस को वहां पर 37 सीटें मिली हैं, लेकिन जिस तरह से वहां पर उनकी हार हुई है वो बहुत ही सोचने वाली बात है कि किस तरह से यह हार हुई, वहां पर नेताओं की क्या कमी रह गई जिस वजह से वहां पर हार हुई है। लेकिन वहीं पर आज कांग्रेस अलग कमान ने एक बैठक बुलाई है जिसमें जो वहां पर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला, उनको इस बैठक में बुलाया गया है। और सबसे अहम बात यह है, जो कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो भी इस बैठक में शामिल रहे हैं। और वहां पर बताया जा रहा है कि जो ये बैठक हुई है, ये हरियाणा में जो चुनाव हुए हैं, जो उनकी हार हुई है, इसके मद्देनजर ये बैठक हो रही है। बिल्कुल, जिस तरह से 2 दिन पहले एक रिजल्ट आया, जिससे पहले क्या, जब रिजल्ट आना शुरू हुआ था उस वक्त भी सुबह में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि कांग्रेस वहाँ पे सरकार बना सकती है। लेकिन कांग्रेस वहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं पिछड़ गई। 10 बजे के बाद कांग्रेस पिछड़ती हुई नज़र आई है। ठीक है, अब वहाँ पे बुलाया गया है तो उसमें ये चीज़ देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताऊँ कि जब से कांग्रेस वहाँ पे हारी है तब से इंडिया अलायंस के जो और पार्टियां हैं उनका रुख बदल गया है। जिस तरह से शिवसेना यूबीटी ने भी बोला है कि कांग्रेस जहां पे सीधी बीजेपी से लड़ाई होती है वहां पे हार जाती है। उसी तरह आम आदमी पार्टी ने भी कल बहुत ही मतलब क्या बोलते सख्त लहजे में बोला है कि जब इनसे हम गठबंधन की बात कर रहे थे इंडिया अलायंस के तहत तो इन्होंने गठबंधन नहीं किया। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में जो है 10 क्या बोलते हैं वो 10 सीटों पर बाइपोल इलेक्शन होना है। लेकिन कल बिना कुछ बात किए हुए समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो ये सब चीज़ें अब इनके लिए मतलब अब इनके लिए आगे के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर रही कांग्रेस के लिए, क्योंकि आप जहां और ये मतलब क्या बोलते हैं ये आप देखें कि जहां भी कांग्रेस का बीजेपी से सीधा मुकाबला था, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, आप वहाँ पे हारे हैं। ठीक है, उस हार के बाद कहीं ना कहीं जो आप जिस उसके हैं मतलब आपने जो एक गठबंधन बनाया इंडिया गठबंधन, उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो है दरार पड़ सकती है। और जिस तरह से आज की बात है कि आज मीटिंग होगी हरियाणा में, तो हरियाणा में जो मीटिंग होगी जो वो हैं वहाँ के लीडर्स, उनकी जो मीटिंग होगी उसमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे भी बात होगी, डिस्कशन होगा कि भाई उसकी हार की वजह क्या है। उस हार की वजह तलाशी जाएगी। और देखा जाए तो ये जो चीज़ें हैं, चाहे वो कुमारी शैलजा का हो, हुड्डा का हो या रणदीप सुरजेवाला का हो, इन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं उसमें ऐड किया जाएगा। और वहाँ के जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं वो भी चुनाव हार गए हैं, तो ये भी देखा जा रहा है कि शायद कांग्रेस प्रेसिडेंट वहाँ के जो है वो चेंज कर दिया जाए। जी, तो जिस तरह से आपने संजय राउत की बात की कि संजय राउत ने जिस तरह से तंजपूर्ण लहजे में कहा कि जहां पर कांग्रेस का सीधा मुकाबला भाजपा से होता है वहां पर कांग्रेस हार जाती है। हालांकि ये बात सच भी है, कहीं ना कहीं सच ही नजर आती है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई अपने आप को कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि कोई अपने आप को बड़ा भाई ना समझे। अगर वहां पर हरियाणा में कांग्रेस गठबंधन के साथ सरकार ये चुनाव लड़ती तो शायद जीत सकती थी, लेकिन उन्होंने सत्ता के लालच में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। और इसी के मद्देनजर उन्होंने ये भी कहा कि जो हरियाणा के जो चुनाव हुए हैं उस पर महाराष्ट्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी की ही सरकार बनेगी और भाजपा का वहां से सफाया होगा।
तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए हम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।